नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, उस कृषि कानून की जिससे किसानों को आपत्ति है। उस कानून में बदलाव चाहते हैं जो राष्ट्रपति की मोहर के बाद कानून बना। देश भर के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान इस कानून का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस बार कानून को लेकर किसान दिल्ली दरबार तक पहुंच चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाने दिल्ली पहुंचे हैं और अब देखना होगा कि मोदी किसानों की समस्या का क्या समाधान करते हैं या फिर नहीं। क्या किसानों की मांगों को सरकार मानेगी या नहीं? क्या नई कृषि कानून में बदलाव होगा? क्या किसानों को मनाने में सरकार कामयाब होगी? बात करेंगे इस पूरे विषय पर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। यहीं पर संसद है, यहीं पर राष्ट्रपति महोदय रहते हैं, यहीं प्रधानमंत्री रहते हैं, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट है, यहीं कानून पालन करने की बात होती है, यहीं पर प्रस्तावों पर मोहर लगती है, सबको न्याय भी यहीं पर मिलता है। इसीलिए मिट्टी से सोना उगाने वाले किसान भी अपने हक के लिए आंदोलन करने आए हैं। जमीन के सीने को चीरकर अनाज पैदा करने वाले किसान उस कानून को बदलने के लिए आए हैं जिस कानून से उन्हें ऐतराज है। दिल्ली की संसद में किसानों के कानून के लिए प्रस्ताव पारित हुए थे। राष्ट्रपति महोदय ने कानून पर मुहर लगाई थी। अब यहीं पर किसान उस कानून को सुधारने की मांग कर रहे हैं जिससे किसानों का रातों का चैन उड़ गया है। उसी कृषि कानून को बदलने के लिए किसान मीलों दूर चलकर प्रशासन से लड़कर लाठियां खाकर पहुंचा है ताकि उनकी समस्या का निदान हो सके। जब से नए कृषि कानून लागू हुए हैं तब से किसान यही कह रहे हैं, दिल्ली दूर है लेकिन जाना जरूर है। आज किसान दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं ताकि उनकी समस्या उन कानों तक सुनाई दे जिन्होंने कानून बनाया है और कानून पर मोहर लगाई है। मोदी के नासे में सांस ले देंगे, उसका जीना हराम कर देंगे। जैसा हम जी रहे हैं उसी का हाल कर देंगे दिल्ली का। हम 6 महीने का राशन लिया रखे हैं, ट्रक साढ़े पीछे भी आ रहे हैं, बाकी सारा हमने रिकॉर्डिंग कर लिया। 6 महीने का हमारा राशन है, हम मर जाएंगे, मार के जाएंगे इनको। उसे शांतमई की गल रखांगे मोदी साहब को और बतावांगे आ तिन्ने कानून जो साडे ते लागू कीते है काले कानून वो असीं वापस करवा के फिर वापस मुड़ांगे। कितना भी टाइम लग जाए सानू दिल्ली दे विच। मोदी सरकार ने हमारे सिर पे जो काला कानून जो थोपा है, 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, 3 बार हम लोग बात करने आए हैं, किसी ने हमारे साथ बात की नहीं। हम लोग इधर ही बैठेंगे जितना देर तक नहीं जड़ते। हम लोग सरकार को, कृषि मंत्री को ये जो काले कानून है ये हम लोग बिल्कुल रद्द करा के इधर से वापस जाएंगे, नहीं जाएंगे। सड़कों पर उमड़े सैलाब को देखिए। ये धरती पुत्र सरकार से गुहार लगाने आए हैं, सरकार के सामने अपनी समस्याओं को रखने आए हैं, सरकार से कहने आए हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हर बार हमें अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। हमें हर बार अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आखिर क्यों? किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है। सरकार कह रही है कि नए कानून से किसानों का कल्याण होगा। सरकार कहती है कि इस कानून से किसानों की आय बढ़ेगी, लेकिन किसान कहता है कि हमें अपनी ही जमीन पर नौकर जैसा काम करना पड़ेगा। किसानों से किसी को हमें शिकायत नहीं है, हमारी सरकार को भी शिकायत नहीं है। शिकायत उन लोगों से है जिन्हें का से कृषि नहीं मालूम, खा से खेती नहीं मालूम, फा से फसल की जानकारी नहीं है। वो आज जो ऐसे अज्ञानी लोग जो है वो किसानों के हितों पर जो है वो अपना ज्ञान झाड़ रहे हैं। वो लोग ट्वीट करते फिर रहे हैं जिन्हें कि आज भी नहीं पता है कि गन्ना जो है वो और गुड़ का क्या अंतर होता है। जिन्हें ये नहीं पता है कि बात से बर्गर होता है या बात से जो है वो बैगन होता है। जिन्हें ये नहीं पता है कि पास से प्याज होता है कि पास से पिज्जा होता है, वो आज जो है वो ज्ञान झाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। मोदी जी की सरकार किसानों के हित के लिए समर्पित है, समर्पित थी, समर्पित रहेगी। आखिर किसान को नए कानून से ऐतराज क्यों? किसानों को सबसे बड़ा डर ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया। सरकार ने बिल में मंडियों को खत्म करने की बात कहीं पर भी नहीं लिखी, लेकिन उसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है।
इसका अंदाजा लगाकर किसान डरा हुआ है। किसानों को डर है कि इस बिल से वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसानों की ओर से ये भी तर्क दिया जा रहा है कि आड़तिया या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान न करके मंडी से बाहर खरीद करेगा, जहां उसे टैक्स नहीं देना होगा। किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों, खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों की अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियों और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा। केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है, उसका ही वायदा बाहर कर रही है। इसीलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद न होने का वायदा कर रही है। पार्टी फोरम पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब सवाल है कि जब सरकार जो बात फोरम में कहती है वो लिखकर क्यों नहीं दे रही है? क्या किसानों की बात सरकार मानेगी? क्या सरकार बिल में कुछ परिवर्तन करेगी? किसानों को जो डर है, सरकार उसे साफ क्यों नहीं करती? ब्यूरो रिपोर्ट। तो किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और यही वजह है कि दिल्ली कूच कर चुके हैं किसान और जाहिर तौर पर अब अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। इस पूरे विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि किसानों के कल्याण के लिए इस बिल को लाया गया है, लेकिन किसान कह रहे हैं ये तो हमारे विरोध में इस बिल को लाया गया है, जो कि जाहिर तौर पे हमें नुकसान करेगा। आज इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। अजय अरोड़ा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। और साथ ही विनोद आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि संस्थापक हैं राष्ट्रीय किसान महासंघ के। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा विनोद आनंद जी आपसे ही है, क्योंकि जाहिर तौर पर किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। कई पानी की बौछारें की गई, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन किसान टस से मस नहीं हुआ। किसान अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाता रहा और अभी भी जो तस्वीरें निकल के सर सामने आ रही है, किसान बिल्कुल भी ये कहा जा सकता है कि अपनी मांगों से हिल नहीं रहा है। क्या कुछ अब आगे की रणनीति है आप लोगों की? आगे की रणनीति का खुलासा तो हम लोग अभी आपके समक्ष इस प्लेट पे नहीं करेंगे। इतना ही कि आपको के बारे में बताएंगे, जब तक हम एमएसपी को कानूनी जामा पहना न लें, के लिए ऑर्डर पास न करवाएं, हिलने वाले नहीं है। ये चाहे हम पे जितना भी अत्याचार करते और जितनी भी लाठियां चलवा लें। हमारे बहुत सारे साथियों को छुटाई है। हाँ। लगभग 2200 से 2500 किसानों को इन्होंने डिटेन किया है, और डिटेन कहाँ पे किया है, किस प्रकार से किया है, उनसे मोबाइल जब्त कर लिया गया है कि कोई सूचना भी नहीं आ रही। तो ये एक बहुत जल्दी अभी कल ही संविधान दिवस मनाया था और एक दूसरा संविधान लेके आ रहे हैं, तो किसानों की एक अलग संविधान। लेकिन विनोद जी सवाल इस बात को लेकर है ना सर, कि क्या इस तरह के आंदोलन से, क्या सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने से, क्या आपको लगता है कि अपनी मांगों को आप पूरा कर लेंगे? क्या सरकार आपकी मांगों को मान लेगी? क्या इस कानून को खत्म कर दिया जाएगा? पूरा हाथ जोड़ के आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ सबसे, हम लोग तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे तरफ से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम पे पानी की बौछार की गई, आज लाठियां चलाई गई, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया। गांधी जी भी डंडा रखते थे, हम भी डंडा अपने पास रखे हुए हैं, और एक किसान डंडा अपने पास बहुत सारे कारणों से रखता है, उसको लड़ाई करने के लिए नहीं रखता। हमने ना कल ट्रक जलाई, ना हमने और भी कोई किसी भी प्रकार का कोई उस तरीके का काम नहीं किया जो असंवैधानिक हो या फिर जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो। लेकिन हमारे ऊपर तो अत्याचार हो रहा है ना, हमें सिर्फ दिल्ली आने की इजाजत क्यों नहीं मिल रही? एक तरफ चुनाव में तो आप लाखों लोग को एक जगह इकट्ठा कर का कोई एक डर नहीं होता, और अचानक से कोरोना जाग गया जब किसानों की बात हुई तो ठीक है, ये अपने आप में सरासर न्याय हम लोगों के साथ। हमारा राइट प्रोटेस्ट भी जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि हम अपना प्रोटेस्ट तो दर्शा सकते हैं, वो भी वापस लिया जा रहा है, वो भी माना नहीं जा रहा है।
ठीक और है, हमारे ऊपर अत्याचार ठीक है। हो रहा है। आप शबनम जी देख रहे से हैं इस किस पर प्रकार से रिएक्शन ले आप लेते हैं। देखते हैं, शबनम जी, कोई सवाल और इस बात को बात लेकर है मैडम कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है। तो क्या किसानों से यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने छीन लिया है क्या? देखिए नेहा जी, किसान जो धरती पुत्र है वो हमारी केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है और लगातार सरकार इस बात को कह रही है कि ये जो नया कानून हम बनाने जा रहे हैं, ये कानून किसानों के हित में है और जो भी लोग इनको बरगला रहे हैं उनकी बातों में वो नहीं आए। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री ने बुलाया भी है बातचीत करने के लिए, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जो किसान हमें हमारे पूरे देश को खाद्यान्न देता है, वही किसान आत्महत्या करते जा रहे थे, वही किसान गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। अगर जो पहले से व्यवस्था थी वो अच्छी थी, तो आखिर क्या वजह थी कि किसान इस तरीके से आत्महत्या करने को मजबूर हो गए और क्या वजह थी दिनों दिन वो ऋण के बोझ तले दबते चले जा रहे थे। देखिए जो कानून आया है उसमें दोनों प्रावधान है, जो आज प्रावधान चल रहा है वो और कुछ नए प्रावधान जिसमें किसानों को कुछ ज्यादा छूट दी गई है, जिससे किसान अपनी मर्जी से अपने तरीके से अपने उत्पादन का दाम सुनिश्चित कर सके। क्योंकि आज तक हमारे जो किसान जो जमीन पर लगातार अपनी जिंदगी देते चले आ रहे हैं, उनके हाथ में उनके उत्पादन का दाम तय करना तक नहीं था। आप सोचिए ये कितनी बड़ी मजबूरी थी उनकी। कौन दाम तय करता था? जो मंडियों में बिचौलिए होते थे वो दाम तय करते थे। बिचौलियों को हटाने के लिए इतने अच्छे कानून को लाया जा रहा है, तो वो कौन लोग हैं जो बिचौलिए के हित के लिए इतने जोर शोर से विरोध कर रहे हैं? शबनम जी, ठीक है, लेकिन मैम ये जिस बात पर विरोध कर रहे हैं, क्या नहीं लगता कि उस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए? शबनम जी, एक तो इनका कहना है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी क्योंकि ये कानून में लिखित तौर पर नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए। इनका कहना है कि अगर किसी तरह का कोई विवाद होता है कंपनी और किसान के बीच में, तो क्यों ये कोर्ट नहीं जा सकते? मैम, इनका भी एक हक होना चाहिए, इनका भी एक अधिकार होना चाहिए कि ये कोर्ट तक जाए। क्यों ये प्रशासनिक अधिकारियों के पास चक्कर लगाए? क्यों ये एसडीएम के पास जाए? इनका दूसरा ये है कि 1 कंट्री और 2 मार्केट वाली जो ये स्ट्रेटजी सरकार की है, इसे कामयाब करने की कोशिश की जा रही है। ये जो कुछ ऐसे बिंदु है जिस पर ये विरोध कर रहे हैं, क्या नहीं लगता कि उनका समाधान होना चाहिए? नेहा जी, देखिए ये कहना कि वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं, आप ये सोचिए वो किसान जो इतनी गरीबी तले, रेट तले दबे हुए, क्या वो कोर्ट जा पाएंगे कभी? आप इसको सोचिए। ये चाहते हैं कि किसान को कोर्ट के चक्कर लगवा के किसान जिस तरीके से आज मजबूर है औने पौने दाम में अपने उत्पादन को बेचने के लिए, इनको मजबूर देखना चाहते हैं, ऋण तले देखना चाहते हैं, इन्हें आत्महत्या करते देखना चाहते हैं। अगर उनकी खुशहाली चाहते हैं तो अगर लोकल लेवल पे देखिए, आप छोटी सी बात देखिए, अगर कोई विवाद होता है तो कोर्ट भी कहता है आप बाहर जाके समझौता करके देखिए, शायद ये मामला निपट जाए। तो अगर कोर्ट नहीं जाके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको संभाल देता है, तो मैम अगर वहां पे समस्या का समाधान नहीं होता है, वहां समस्या का समाधान नहीं होता है, फिर किसान के पास क्या चारा है? इस पे भी हम आएंगे क्योंकि बातचीत आगे जारी रखेंगे। अजय अरोड़ा जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर किसान तो भोला भाला है, इस आंदोलन को और हवा कौन दे रहा है? क्योंकि लगातार कांग्रेस पे ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस इस आंदोलन के सहारे अपनी सियासी रोटी, अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। नेहा जी, आज अन्नदाता परेशान है, सड़कों पर है, हमें सोचना होगा। और आपने जो बात की कांग्रेस हवा दे रही है, राजनीति कर रही है, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो पूरे किसान कर रहे हैं। हमारा सब कसूर है। अगर किसान हमें नेतृत्व की बात करेंगे कि आप नेतृत्व करो, करने में कोई इतराज नहीं है, हम बिल्कुल किसानों के साथ हैं। इस काला कानून है बिल्कुल, और अभी बिल्कुल पूरे देश में चाहे
पंजाब हो, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो, किसान अपना नेतृत्व खुद कर रहे हैं। और आप अपने चैनल पे दिखा भी रहे हो नेहा जी कि किसान खुद नेतृत्व कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल वहाँ शामिल नहीं है, लेकिन हम समर्थन है। अगर किसान हमें अन्नदाता नेहा जी, अगर हमें किसान कहते हैं कि आप नेतृत्व करो, हम बिल्कुल खुले मन से साथ देंगे उनका, बिल्कुल खुले मन से। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बात घुमा दी, जब आपने सवाल किया कि न्याय कैसे मिलेगा किसी विवाद में, उसका प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। और ये आपने एक क्वेश्चन और किया, ये सारा जो रेट है, जो इनका न्यूनतम मूल्य है, उन्हें नहीं में वंचित रह जाएंगे। और अब इनका मूल्य खुद तय नहीं करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े बड़े मित्र हैं वो तय करेंगे इनका मूल्य। वो मोदी जमींदार बन जाएंगे, देखना बहुत आने वाले टाइम में। सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि एमएसपी को हम खत्म नहीं कर रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि हम एमएसपी को बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे हैं, और ये कानून में पहले भी नहीं था, ये आज भी नहीं है। फिर पहले तो इसका विरोध नहीं हुआ, आज इसका विरोध क्यों? नेहा जी, 4 नवंबर 2020 दिल्ली में किसानों की बैठक हुई। पूरे देश के किसानों के संगठन ने हिस्सा लिया। विनोद जी मेरी बात सेकंड करेंगे। और वहाँ पे तय किया गया कि सरकार अगर बात नहीं मानती और 26-27 को हम दिल्ली कूच देंगे और सरकार के आगे अपनी फरियाद करेंगे और सरकार की आंखें और कान खोलेंगे। तो इन्होंने जब सुध क्यों नहीं ली सरकार ने, इतने दिन क्या सोचते रहे? आज कृषि मंत्री उतर के कहते हैं कि हम 3 दिसंबर को मिलेंगे। मेरा मानना ये है नेहा जी, इतने 4 तारीख की सूचना इनके पास थी, मेमोरेंडम इनके पास था, इनकी नीयत में खोट है। ये चाहते नहीं देश के अन्नदाता खुशहाल रहें और खुश रहें, तो दुखी रहें। मुझे लगता है पता नहीं है, ऐसी पहली सरकार देखी है जो हमें अन्न देती है। उनके खिलाफ ही विधेयक लेके आए हो जो उनको पता नहीं है। आप कहते हो कल्याणकारी है, अगर कल्याणकारी होता है वो सड़कों पे क्यों आते नेहा जी, बताओ। आज आंसू गैस पानी की बुछारों में हिले नहीं हिले नहीं। मैंने देखा एपीएम, हिले भी नहीं हो वहाँ से, आंखों में आंसू थे उनके। अजय जी, देश को आजाद हुए कितना वक्त हो गया और कांग्रेस ने देश में कितना शासन किया, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और किसानों का कितना भला हुआ सर, किसानों का कितना भला हुआ, और किसानों को कितना राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया गया, ये भी आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। चलिए, इसमें बात कृषि कानून की हो रही है क्योंकि इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। जो किसान हैं वो सड़कों का रुख कर चुके हैं और दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि उन्हें अनुमति भी मिल गई है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आंदोलन से समस्या का समाधान होगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल इस बात को लेकर है, विनोद आनंद जी। सर, अपनी बात आप उठा रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि आंदोलन करने से, धरना देने से, क्योंकि किसानों का ये साफ तौर पे कहना है, अभी हम सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि हम तो 6-6 महीने का पूरा खान पान राशन सब लेकर आए हैं, धरना देने के लिए हम तैयार हैं, हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। यानी कि एक साफ तौर पे समझा जा सकता है कि किसान पूरी तैयारी के साथ आया है। क्या सर इस तरह से इस समस्या का समाधान होगा क्या? देखिए, जब हमारे अस्मत पे बात आती है तो इतिहास गवाह है। आजाद देश भी हुआ था, उसमें भी एक पीजेंट स्ट्रगल हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती से लेकर और बहुत सारे हमारे महानायक थे, उन्होंने आंदोलन को एक नई दिशा दी। बात ये नहीं है कि हमें ये काम करने के लिए तो मजबूर किया गया है। 6 महीने से ज्यादा हो गए। जब आप बातचीत करनी होती है तो पता नहीं किनको बुलाते हैं। वैसे किसान नेता को बुलाते हैं जो लुटेन ग्रुप में आसपास पाए जाते हैं और जिनके कपड़े भी 500 रुपए प्रतिदिन में धुलते हैं। उन नेताओं पे से बात करके आप कौन सा समाधान ले आएंगे? मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आप सब जरा मुझे बताइएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की रिपोर्ट है कि 56% एग्रो इनपुट, यानी कि जो सीड, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर जो है, 56% जो है वो फेक है, काउंटरफिट। कौन सी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? आप जहां पे ऐसा देश है जहां पे हमें सही तरीके से टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलती, फिर आप एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपके प्रोड्यूस का कोई वैल्यू नहीं होगा। साफ साफ शब्दों में लिखा है। तो हम क्वालिटी और स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करें?
जब आप हमें सही टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, वही मोनोक्रोटोफस और वो जो पुरानी डाइमिथाइल बेंजीन टाइप जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो आप मुझे दे रहे हैं अपने मेरे क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर आप ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कीजिएगा तो आपका अनाज जो है वो कूड़े के भाव हम खरीदेंगे। कहने का अर्थ यही है, व्यापारियों के पास ऐसे कई पॉइंट होंगे जो सीधे सीधे मना कर देंगे, नहीं जी तुम्हारे दाने का साइज छोटा है, तुम्हारे दाने का साइज ऐसा है, इसमें तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है किसानों में। वाकई बहुत अहम आपने सवाल उठाया है यहाँ पे विनोद जी। शबनम पांडे जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी। वो साफ तौर पे भी विनोद जी का कहना है कि आप जब बेहतर उपकरण नहीं देंगे, बेहतर टेक्निक्स नहीं होगी, तो कैसे किसान बेहतर उपज पैदा करेगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। और फिर जब वो मार्केट में बेचने जाएगा तो आप बोलेंगे कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका तो दाम कम मिलेगा। ये कैसे तय हो? और कहीं ना कहीं ये किसानों को पीछे धकेलने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। ये कौन सा तरीका है मैम कि किसानों को सड़कों पर आना पड़ गया? देखिए नेहा जी, मुझे लगता है विनोद जी ने पूरा किसान बिल जो है उसको पढ़ा नहीं है। किसान बिल में देखिए आज भी बहुत से हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराते हैं, हाँ। लेकिन इस किसान बिल में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें एक प्रावधान किया गया है कि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो किसान को उत्तम बीज, अपने तरीके की बीज, खाद, सब चीज उपलब्ध कराएगा, और किसान को केवल किसानी करना है वहां पे, और फिर जो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसका 2/3 उसके ऊपर होते देना है, और 3 दिन के अंदर 1/3, और वो भी ऑनलाइन पेमेंट करना है। और देखिए जब सारे चीज का प्रावधान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है जिससे वो कर रहा है, किसान को उत्तम बीज दे रहा है, उत्तम खाद दे रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? किसान का कहीं नुकसान नहीं है। अगर कोई नुकसान होता है तो उस व्यापारी का नुकसान होगा। किसान को तो अगर नुकसान भी होगा, चाहे वो फसल भी हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट के समय ये सारी बातें नहीं। शबनम जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि किसान कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, किसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्यों कोर्ट में धक्के खाएगा। अभी आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा। मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, क्या किसान इतना पढ़ा लिखा है कि ये सब ये जो डिजिटलाइजेशन है इसको वो पूरी तरह से समझ पाए, या फिर इसको अपना पाए, या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से समझ पाए? क्या इतना किसान समझ पाएगा? क्या उलझाने वाली बात नहीं हो गई है? अगर हम देखें तो हमारी जो आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जो है, आज भी ऑनलाइन बहुत सी काम कर रहे हैं। यहाँ तक किसान कौन सी बीज बोना है, किस वक्त बीज करना है, किस मौसम में करना है, वो भी आजकल देखना शुरू कर गए। और सरकार भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बना रही है जिसमें किसान पूरे देश भर में कहाँ किस दाम में कौन सी उपज बिक रही है वो भी दिखाएगा। और उसके साथ साथ किसानों की ये सहूलियत होगी कि वो जहाँ पे अधिकतम उन्हें लगे कि मैं बेच सकता हूँ, वहां वो बात करके अपने उपज को बेच सकता है। और ये भी बात कर सकता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन का भी खर्च इसमें इन्वॉल्व करूं, मैं इतना नहीं ले सकता। देखिए किसान अपने जिले के बाहर तक आज तक नहीं बेच पाता था। अगर पहले सब कुछ सही था तो फिर क्यों किसान ऋण में दबे रहते थे? आपको साफ तौर पे मैं बता रही हूँ, सितंबर में इंडिया गेट में पंजाब कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जो थे वो अपना ट्रैक्टर जला रहे थे। पक्ष पूरी तरीके से देख रहे हैं कि अगर किसान ऋण मुक्त होने लग जाएगा, किसान अमीर होने लग जाएगा, तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। कैसे चुनाव के समय घोषणा करेंगे कि मैं ऋण पार्टी जीत के आएगी तो आप ऋण माफ करेगी, क्योंकि ये ऋण माफी का खेल ही इनका किसान को अपने पीछे समर्पित बना के रखना था। पर हम चाहते हैं किसान बंधुआ मजदूर नहीं रहे, वो हमारा अन्नदाता है, वो सही मायने में एक ईश्वर का रूप है। तो हमारी केंद्र सरकार चाहती है ऐसे किसानों को जो मेहनत करके हमें अन्न देते हैं, अन्न का दाना हमारे पेट में उनकी मेहनत से जाता है, तो उनको मेहनत का पूरा दाम मिले, ना कि उसकी दलाल उसकी मेहनत का खाएं और कोई पार्टी उनके बलबूते पे ऋण में उनको रख के सरकार बनाने की कोशिश। लेकिन शबनम जी, सवाल इस बात को लेकर है, इतनी आप इसकी खूबियां बता रही हैं मैम, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है ना कि
ये खूबियां क्या किसानों तक नहीं पहुंच पाई? ये खूबियां क्या आपकी सहयोगी पार्टी अकाली दल को नहीं समझ आई कि इतनी खूबियां हैं, बावजूद इसके वो इसी कानून का विरोध करते हुए आपको छोड़ के चले गई? देखिए नेहा जी, एक बात साफ है कि देश के अन्य किसानों का इसमें बहुत ज्यादा योगदान नहीं है इस हड़ताल धरना में, जितना कि पंजाब और हरियाणा के हैं। और अगर अकाली दल को भी नहीं आता तो निश्चित तौर पे किसी न किसी तरीके से इस कानून की खिलाफत करने में उनका हित छुपा हुआ है, क्योंकि अगर इसमें पहले वाले भी प्रावधान सम्मिलित हैं और आज नए प्रावधान, ये किसान की मर्जी है वो किस प्रावधान में वो चाहे तो मंडियों में अपने अनाज बेचे, वो चाहे तो बाहर, दोनों ही प्रावधान है। और इसका विरोध अगर बाहर बेचता है तो निश्चित तौर पे बिचौलियों का नुकसान होता है और मंडी में बेचता है तो किसान का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं जो दल इसका विरोध कर रहे हैं उनका अपना स्वार्थ इसमें फंसा हुआ है, इसलिए कर रहे हैं। पूरे देश भर के किसान आंदोलित होते, आज हमारे किसान गरीब हैं, छोटे किसान है, हमारी जो पारिवारिक ढांचा है उसमें हर पुस्त दर पुस्त किसान के पास जमीन कम होते चले जाते हैं और किसान गरीब होता चला जाता है। पर अगर इस तरह का प्रावधान होगा और किसान मिलजुल कर अपने इकट्ठा करके अगर अपने उत्पादन को कहीं और बेचेगा, कामों में बेचेगा, तो निश्चित तौर पे बिचौलियों को उनका फायदा होगा। ठीक है, हमने साफ तौर पे दूध की बिक्री, अंडे की बिक्री में देखा है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, क्या वाकई एक कांग्रेस को बैठे बिठाए मौका मिल गया है अपनी राजनीति और चमकाने का? क्योंकि जब विरोध करना था तब तो विरोध किया नहीं गया, अब किसान जब सड़क पर आ गए हैं तो एक अच्छा खासा मौका कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिल गया है, मानते हैं आप? आप मौका समझे, समय समझे, हम समय के अनुसार किसानों के हित की बात करेंगे। आप इसका कुछ भी अर्थ निकालें। और मैं तो बोलूंगा, क्यों नहीं किया? शबनम जी, एक मिनट आपके बीच में नहीं बोला, मैं कह रहा था नेहा जी किसान सड़कों पे हैं। शबनम जी ने बड़ा लंबा थोड़ा भाषण दे दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? अगर इतनी कल्याणकारी योजना होती तो किसान सड़कों पे क्यों होते? 6 महीने का राशन लेके ट्रैक्टर बच्चे समेत सब क्यों होते? वो कर या मर की स्थिति में क्यों होते? इसका मतलब ये कानून उनके अनुरूप नहीं है। आप पता नहीं कौन सी दृष्टि से देख रहे हैं। आपने कौन सा चश्मा पहना भारतीय जनता पार्टी में कि जो देख नहीं पा रही, ना समझ पा रही है, गूंगी बहरी और दृष्टिहीन जो बातें हैं वो नहीं कहनी चाहिए। ये तो इतना लाखों की संख्या में किसान और कितना बल प्रयोग किया गया। अजय जी, ऐसा पहली बार हुआ है क्या सर कि किसान सड़कों पर है? बेचारे गरीब किसानों को नया जी हमेशा नया जी होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। अजय जी, ऐसा पहली मर्तबा है क्या किसान सड़कों पर है? ऐसा पहली मर्तबा है क्या? नेहा जी, मुद्दे की बात है। ये जो जिस मुद्दे को कल्याणकारी, हम उसकी बात करते हैं, हम टॉपिक पे आते हैं, हम डिबेट टॉपिक पे आते हैं। आज मुद्दा ये है, क्या ये योजना कल्याणकारी है? क्या इनकी आय दुगनी नहीं, योजना कल्याणकारी है या नहीं है सर? जहां पर विरोध करना चाहिए आपने किया क्या? जब किसान सड़कों पर आ गए उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगा कि हाँ ये तो मुद्दा उछाला जा सकता है, क्या नहीं लगा आपको? उससे पहले आपने कब विरोध किया सर, मुझे बताइए। हमने विरोध किया। कब किया सर, बता दीजिए। ने 2 दिन पंजाब में यात्रा भी निकाली। अभी शबनम जी खुद चेक इन कर रही थी इस बात को। विनोद जी, हम तो कह रहे हैं, ठीक है सर। नेहा जी देखिए, आपने कहा ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती सर। विनोद जी हमारे साथ बैठे हुए, एक सेकंड सर। विनोद जी, सड़कों पर किसानों के उतरने के बाद कांग्रेस आपके समर्थन में आई या फिर पहले से थी? बिल्कुल। देखिए, एक देश में इतनी बड़ी पार्टी जो इतने समय तक सत्ता में रही, इतने समय तक 70 वर्षों में इतना सारा कुछ इनके जिम्मे था, इनकी जानकारी के बगैर कोई बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो सकता। ये सब दिखावा है, ढकोसला है। ये सब आपस में मिले हुए हैं। मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे इस देश की व्यवस्था से, इस सिस्टम से उम्मीद है, इस संविधान से उम्मीद है। और उस संविधान में हम अपना पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
सीधी सी इतनी बात है। अभी इतने वर्षों में क्या कर लिया? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट कब आई? आपने उसको क्या इम्प्लीमेंट कर लिया? एमएसपी पे क्या कर लिया आपने? एमएसपी पे कौन सी चर्चा कर ली? ये तो कांग्रेस अपने गिरेबान में भी झांक के देखे। और मैं अगर अपनी सारी बातें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम बैठकें कर रहे हैं और हमारे संपर्क में कौन कौन से लोग कब कब आने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्योंकि मैं संस्थापक हूं राष्ट्रीय किसान महासंघ का और संयुक्त किसान मोर्चा की जो कमेटी बनी हुई है उसका सदस्य हूं, तो मैं वो सारी बातें आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा रणनीतिक दृष्टिकोण से, परंतु हमें इन्हीं पार्टियों से कोई सहयोग नहीं मिल रहा और हमारे साथ वर्तमान में बैठने के लिए सारे विपक्ष के लोग आने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके वरिष्ठ जितने भी नेता हैं उन सबके लगातार कॉल आ रहे हैं, कईयों को तो मैंने ब्लॉक कर दिया है। सियासत चमकाने की कोशिश लगातार की जा रही है, आप ये कह रहे हैं? हमें राजनीति नहीं करनी, हमें अपनी बात रखनी है, हमें इसका एक पीसफुल प्रोटेस्ट करके निकालना है, एक बीच का रास्ता निकालना है। हमें अपनी बात सरकार को बतानी है कि क्यों आप सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमें दे दीजिए, एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी, हम इससे अलावा कुछ और नहीं चाहते। देखिए बिल हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, आप जितना कुछ हमें बता रहे हैं बिल में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जो स्ट्रक्चर हमारे देश में है, मैंने आपको अभी पेस्टिसाइड का एग्जाम्पल दिया, और भी नाना प्रकार की त्रुटियां हैं जिसका कोई समाधान नहीं है। देखिए बिल्कुल उन समाधानों की तरफ आगे बढ़ना है विनोद जी, और बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाए हैं कि हमारे यहाँ पर जो तंत्र है कहीं ना कहीं उसको मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि बिल में भले ही कुछ खामियां हो लेकिन उन खामियों को दूर किया जा सकता है और अपने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। इस बिल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत। तंत्र में दरअसल आज हम बात कर रहे हैं किसानों की, क्योंकि हरियाणा, पंजाब, देश के अलग अलग राज्यों समेत अलग अलग जगहों से छिड़ी हुई जंग अब राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है और किसान अब दिल्ली का कूच कर चुके हैं, और ऐसे में जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कि किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहा है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि या तो हमारी मांग मानो या फिर हम यहीं पर डटे रहेंगे। तो यानी कि किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है, अपने हक की लड़ाई, अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए अब वो राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, लेकिन शबनम पांडे जी, क्योंकि आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कहना भी चाह रही थी, आप अपनी बात भी रखिए, लेकिन उसके साथ साथ मेरे एक सवाल का जवाब भी दीजिए मैम। क्या इस आंदोलन के जरिए क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ हद तक राहत सरकार की तरफ से किसानों को दी जा सकती है या कुछ बदलाव की हम उम्मीद कर सकते हैं क्या? देखिए नेहा जी, एक बात तो साफ तौर पे, चाहे कोई भी कानून हो, देश का कोई भी कानून हो, उसमें संशोधन की गुंजाइश हमेशा रहती है। अब सरकार कानून बनाती है उस मुद्दे के हित के लिए, ताकि अगर ये कानून बनाया गया तो किसान हित को सोचकर किसान को की स्थिति में सुधार लाने के लिए इसको बनाया गया है। पर अगर के साथ साथ कहीं कोई खामियां दिखेगी तो निश्चित तौर पे उसमें संशोधन होगा, इससे तो कहीं कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन 3 दिसंबर को अगर कृषि मंत्री जी ने बताया है बातचीत करके, कानून बनने के पहले भी सभी राज्यों से बातचीत होकर ये कानून बना था, और कहीं न कहीं किसी और राज्य से ये स्वर नहीं उठ रहे हैं। 6 महीने अनाज लेके धरना करने वाले निश्चित तौर पे धनाढ़े किसान होंगे, लेकिन वो मजबूर और गरीब किसान, उनकी भी हमें देखनी है जो ऋण तले दबके अपने को आत्महत्या के शिकार बना लेते हैं। अब दूसरी बात ये है कि देखिए कहीं भी बिल में ये नहीं लिखा कि एमएसपी हटा दिया जाएगा, और एमएसपी उसी में होता है जो कि अनाज पे होता है। तो मैम ये भी तो नहीं लिखा कि एमएसपी लागू रहेगा, आप हटाने की बात कर रहे हैं लेकिन लागू रहेगा ये भी तो नहीं लिखा। जी, एमएसपी लागू रहेगा ये भी तो नहीं लिखा ना बिल में। नहीं, देखिए एमएसपी तो पहले भी कानून में नहीं था, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। और लेकिन सरकार की जब मंशा गलत नहीं है मैम, तो क्या इसको ऐड किया जा सकता है क्या? अगर ये जो जिस तरह का आंदोलन है और सरकार कह रही है कि एमएसपी को हम खत्म नहीं करने वाले, तो क्यों नहीं इसको लिख के दे दिया जाता ताकि किसान भी संतुष्ट हो सके? देखिए एमएसपी पे हमारी सरकार ने तो एमएसपी तमाम चीजों की 1.5 गुना कर दी। सरकार जानती है कि किसानों के हित में क्या है,
एमएसपी कहीं से भी खत्म नहीं कर रही, मंडी समितियों को खत्म नहीं कर रही। जो पहले का प्रावधान है वो हूबहू रहेगा। बस किसानों के लिए और फ्रंट खोल दिया गया है ताकि उनका कहीं से नुकसान नहीं हो। अब देखिए टमाटर हो, प्याज हो, इन सब में एमएसपी तो होता नहीं है, पर 50 पैसे में टमाटर बेचते हैं किसान और जो बिचौलिया होते हैं वो 50 रुपए में बेचते हैं। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। 2 रुपए में प्याज खरीदते हैं, 80 रुपए में प्याज बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी ये फायदा हो, किसान भी ये कह सके कि नहीं भाई हम ये सामान ऐसे नहीं ऐसे बेचें। और जब किसान अपनी समितियां बना लेंगे, सहकारी जिस तरीके से दूध की बिक्री होती है, अंडे की बिक्री होती है, इस तरीके से जब किसान एकजुट होकर अपनी चीजों को बेचने लगेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें फायदा होगा। ऑनलाइन रेट उन्हें पता रहेगा कि पूरे देश भर में आलू इस रेट में बिक रहा है, तो हमारे जो गरीब किसान हैं उनको इसका फायदा होगा। कहीं न कहीं जो भी कानून धरातल पे उतरता है, संशोधन की गुंजाइश हमेशा रहती है। और तारीख को कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए भी बताया है। ठीक है, और जो कानून ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। विनोद जी साथ ही इस सवाल का जवाब भी दीजिए कि इतनी भारी तादाद में क्योंकि किसान अब दिल्ली आ चुके हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए कामयाब हो पाएंगे क्या? आदरणीय शबनम जी को मैं बड़ा हाथ जोड़ के एक उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि टर्म्स ऑफ ट्रेड की याद तभी आती है जब बात होती है, जब किसानों की बात होती है। रफाल तो आप इस देश में ले आए, लेकिन जब फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो उसके लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो आपने बनाए हैं उससे मुलाकात हम किसान कब करें, कैसे करें, कि आज तक इसका कोई प्रबंधन नहीं है। देखिए, आप रियलिटी में आइए। नेफेड खरीदारी करती है, नेफेड आरटीआई में नहीं आती। आप नेफेड से एक सवाल नहीं पूछ सकते। आप कहते हैं नेफेड एक प्राइवेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे हमारा सरकार का कोई योगदान नहीं, और नेफेड अगली बार सरकार के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बन जाती है। तो एक कौन से तंत्र में आप हम किसानों को झोंके हुए हैं? पहले थोड़ा सा आत्ममंथन आप कर लें। जो आप ये सारी बातें करती हैं कि ये बिचौलिए सरकार की गलत नीतियों की वजह से आए, और उन गलत नीतियों की वजह से हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। टर्म्स ऑफ ट्रेड ये कैसा है कि हम इतना बड़ा, आज के तारीख में हम देश में सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। कैलकुलेट करवा लें, मैं तो खुला चैलेंज करता हूं, जितना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स आज भारत का किसान देता है कोई भी किसी भी व्यवस्था में कहीं नहीं आता। हम विश्व में सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, भारत के 14 करोड़ किसान और जो हमारी जो फार्मिंग फैमिली है। लेकिन हमें क्या मिलता है उसके बदले में? उसके बदले में हमें एक गलत वादे और ये बिल मिल रहा है। 6 महीने क्या, अगर हमें 1 साल तक यहाँ रहना पड़े दिल्ली के आसपास गुरुद्वारों में और मंदिरों में और पैसे पब्लिक स्पेसेस में, हमारे किसान भाई उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम अपने आने वाले समय के लिए, अपने आने वाले किसान बंधुओं के लिए और बच्चों के लिए अगर कुछ नहीं करके जाएंगे तो ये तो समय एक ऐतिहासिक समय है कि इतिहास हमें माफ नहीं करेगा कि जो हमारे ऊपर जिम्मेवारी थी, इतना बड़ा संगठन बना था। नहीं, आपकी बातों से क्या निचोड़ निकाले सर? आपका ये कहना है कि सरकार की नीतियों में भले ही कुछ घालमेल हो लेकिन नियत खराब नहीं है? नियत और नीति दोनों एक ही बात है। अगर अच्छी नीयत की अच्छी नीति नहीं बन सकती। अगर आप बिल लेके आए, अभी तक उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहाँ है? एक बिल के बाद जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उनके पास सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का पावर होता है, उसके लिए ऑर्डर लेके आते हैं। आप ऑर्डर कब लेके आएंगे? कम से कम वो ऑर्डर में भी तो हम देख लें एमएसपी का प्रावधान है या नहीं। आप कहते हैं एमएसपी, हमें एमएसपी से कुछ भी लेना देना नहीं। तो अगर आप 1955 से लेकर के अब तक आप ये नहीं बता पाए हम लोगों को कि एमएसपी क्या होती है और एमएसपी से आपको क्या फायदा है और आपको क्या क्या घाटा है, तो पहले आप अच्छी नियत और नीति का एक समन्वय तो कर लें। एक तरफ आप कहते हैं हमारी आय दुगनी होगी, अब 2 साल बचे हैं, कहां से करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने आपको सीधा जागता उदाहरण दिया। करोड़ों रुपया खर्च करके नेफेड खरीदारी करती है किसानों से जो हमारी फसल होती है, लेकिन नेफेड आरटीआई में नहीं आती। 100 रुपए का अनाज की खरीदारी करने के लिए 450 रुपए सरकार खर्च कर रही है। हम भी ऐसा एमएसपी नहीं चाहते, लेकिन हमें आप सीधी सी बात सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप
एक बेस प्राइस हमें दे दें कि इस बेस प्राइस के नीचे ये 26 कमोडिटी खरीदी नहीं जाएगी। बस हमें सिर्फ इतना चाहिए और हमें आप अच्छी टेक्नोलॉजी दे दें, हमें आप सहयोग दे दें। अच्छा, हम पहले ही कोरोना के समय में जिस अपनी नीति पर ताकत शो सरकार कर चल चुके रही हैं। है, सरकार पूरा का ये विश्व साफ तौर पे कोरोना कहना से है रो कि रहा था। 2022 तक हमारे किसानों की किसान आय को खेत में दोगुना जाकर कर दिया जाएगा। फसल पैदा कर रहे थे। विनोद आनंद जी, सरकार का ये कहना है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा और ये जो बिल है उससे किसानों का कल्याण होगा, किसानों की हितैषी ये बिल है, किसानों के हित में ये बिल है। क्या वाकई आपको लगता है कि जिस ट्रैक पे सरकार चल रही है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी? कहीं से भी नहीं। आज की तारीख में अर्थशास्त्री भी कहते हैं जब तक 18% एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं होगा तो अगले 2 साल में किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। जब ये शुरुआत की गई थी उस समय 10 से 12% थी। हम तो ये ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, किसानों की आय दुगनी तभी होगी जब इस देश में एग्री लेड ग्रोथ होगा, जब जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो 20% कम से कम जीडीपी में इसका योगदान होगा। आज भी जीडीपी पे बहुत सारी बातचीत हुई है हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रियों की तरफ से। जब तक भी जो एग्रीकल्चरल अलाइड एक्टिविटी है उसका 20% कम से कम जीवीए में योगदान ग्रॉस वैल्यू एडिशन में नहीं होगा, एग्री लेड ग्रोथ नहीं होगा, रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, किसानों का कोई भला नहीं हो सकता। आप कहां से एग्रीकल्चर ग्रोथ 16% और 18% लेके आइएगा? अभी तो 2.9 पे अटके हुए हैं। मैंने आंकड़े आपको मैं आपको सारे आंकड़े दे सकता हूँ। और 4% से लेके 4.5% से लेकर के 2.9% तक ही हम अटके हुए हैं। आप कैसे डबल कर लेंगे इनका? रातों रात तो नहीं कर लेंगे। जी। तो चलिए, किसान वैसे अब सड़कों पर हैं और जाहिर तौर पे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। और लेकिन एक सर्वे जो ये आया निकल के उसमें ये भी कहा गया है कि किसान, आधे से ज्यादा किसान ऐसे भी हैं जो यही नहीं जानते कि हम विरोध किस चीज का कर रहे हैं, लेकिन कृषि बिल का वो विरोध कर रहे हैं। उन्हें ये पता है कि ये बिल हमारे हित में नहीं है, लिहाजा ये नहीं पता कि वो किन मुद्दों पर उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे भी कई सर्वे निकल के सामने आ रहे हैं जो कि जाहिर तौर पे इस आंदोलन पर ही कई सवाल खड़े कर रही हैं। लोकतंत्र में खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है अजय अरोड़ा जी। सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि हम कार्यक्रम के अब आखिरी पड़ाव में है। सर, ये बता दीजिए, क्योंकि संसद में किस तरह का समर्थन आपने किया या इसके अगेंस्ट में खड़े रहे ये सभी ने देखा, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा और किस तरह से, अगर इन किसानों को आप समर्थन देंगे तो किस तरह से देंगे? अगर वो कहेंगे कि नेतृत्व करेंगे, मैंने पहले भी बोला था। हाँ। अभी किसान स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं, जितने भी इनके राष्ट्रीय संगठन है खुद कर रहे हैं। मुझे विनोद जी का संगठन का नहीं मालूम, लेकिन विनोद जी ने एक बात जरूर कही जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। इन्होंने डिप्लोमेटिक बात की। आपने इनसे प्रश्न किया कि सरकार की नीयत में फर्क है, इनको नीयत में फर्क नहीं है। अगर नीयत में फर्क नहीं होता तो इन्होंने लाखों किसानों को क्यों वहां भेज दिया? सिंधु बॉर्डर पे रोक दिया गया, आंसू गैस, पानी की बेचारे परेशान हो रहे हैं, तो उनको एजुकेट करके डिप्लोमेटिक बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारी भी जितने भी संगठन है किसानों के, उनसे बात चल रही है, वो खुल के इस जंग में तैयार हैं कि हमें फैसला चाहिए, कानून ये वापिस हो। और अगर नियत में फर्क नहीं होता तो कानून लागू क्यों होता? 4 नवंबर से लेके जब अल्टीमेटम दिया था तो पीछे बात थी कि अगर नियत ठीक होती। अजय जी, मैंने आपसे सवाल किया है कि अब कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा? हम तो कह रहे हैं बिल्कुल हमारा स्टैंड ये बिल्कुल न्याय वन टू वन स्टैंड ये रहेगा। अगर किसानों की हमारे को, हम समर्थन तो कर ही रहे हैं बाहर से, अगर उन्हें लगेगा कि हम नेतृत्व करें खुल के सामने तो हम तैयार हैं बिल्कुल। अगर किसान हमसे बात करते हैं तो अभी किसान नेतृत्व खुद कर रहे हैं अपना, जिस दिन कह देंगे हम खुल के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल किसानों के अच्छे लड़ेंगे हम, और भारत के जितने किसान हैं बेफिक्र हैं, कांग्रेस पार्टी तन मन धन से आपके साथ है। ठीक है। विनोद आनंद जी, क्या वाकई आपको लगता है कि इस तरह के आंदोलन से पहली बात तो समस्या का समाधान होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, मंदसौर गोलीकांड के बाद राष्ट्रीय किसान महासंघ किसी परिचय का मुहताज नहीं रहा। अजय अरोड़ा जी थोड़ा होमवर्क कर लें। राष्ट्रीय किसान महासंघ संयुक्त किसान मोर्चा का एक अभिन्न अंग है। पता नहीं आपकी कौन से किसान नेताओं से बातचीत हो रही है, आपको बहुत बहुत नमस्कार है उसके लिए। ठीक है।
दरअसल बात पूरी ये है कि अब आंदोलन ही एक रास्ता है और बगैर आंदोलन के हमारी तो कोई सुनता नहीं है। हमें तो कृषि भवन के अंदर पास भी नहीं बनता हमारा। बोलते हैं किनसे मिलना है, मंत्री जी से मिलना है, अच्छा उनके पास समय नहीं, वो आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। तो एक किसान पदाधिकारी से मिल सकता है आज की तारीख में? आप पूरे कृषि भवन में जो हजारों लोग हैं और मेरे ख्याल से 25-30 ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, इन्हीं से अगर मैं कहूंगा कि मैं किसान हूं, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनसे बातचीत करने दी जाती। विनोद जी, अब क्योंकि आप धरना दे रहे हैं, आंदोलन लगातार कर रहे हैं, तो हमें सड़क पे आना ही पड़ेगा। सर, अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया, आपको नहीं सुना गया, आपको नहीं समझा गया, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या अगला कदम उठाएंगे? 1975 याद कर लें आप, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट क्या था। हम सत्ता पलट देंगे। हमारी संख्या, हम 14 करोड़ किसान हैं, हम मेहनत करते हैं, हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, जितना खोना था हम खो चुके। अब अगर हम किसानों को अपनी जमीन में ही सिर्फ मजदूरी करनी पड़ेगी, हमें मजदूर बनाने के लिए ऐसी नीतियां बनाई गई, हम कभी भी सम्मान नहीं करते। और लेकिन आप ये भी मानेंगे ना सर कि 14 करोड़ किसान पूरी तरह से इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के ऐसे कुछ किसान हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। देश के सारे किसान संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ये पहली बार हुआ है। ये सन 88-89 में हुआ था और दूसरी बार अभी हुआ है। मंदसौर के समय भी 2 अलग अलग गुट बन गया था, जिसमें एक वीएम सिंह और योगेंद्र यादव जी की तरफ एक अलग था, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, और बाकी लोग दूसरे प्लेटफॉर्म पे थे। हम कभी वामपंथियों के साथ नहीं बैठे, राष्ट्रीय किसान महासंघ, परंतु इन सारी वस्तु स्थिति को देखते हुए हम पहली बार या तो वामपंथी हो या दक्षिण पंथी हो, सारे किसान संगठन आज की तारीख में एक प्लेटफॉर्म पे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है शबनम जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी विनोद जी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमें नहीं सुना गया, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो हम सत्ता पलट देंगे। नेहा जी, मैं 2 दिन से हाउस अरेस्ट हूँ, मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता। मैं बड़ी विनम्रता से ये बात कहना चाहती हूँ कि ये सत्ता पलटने की बात करते हैं, पर उस 70 साल में करीबन 38% सांसद अपने को किसान बताने वाले बन गए हैं और 76% ऐसे किसान हैं जो कहते हैं कि हम किसानी नहीं करना चाहते हैं। अगर इस 70 साल में जो तख्ते पे रही सरकार, वो इस स्थिति में किसानों को ले आती है कि या तो आत्महत्या करें या किसानी छोड़े, तो उनकी पॉलिसी पे अगर इतना गर्व है तो निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगी, आज की सरकार की नीयत एकदम साफ है, ईमानदारी से, पारदर्शिता से वो किसान की मदद करना चाहती है। अगर मदद करना नहीं चाहती तो वो 6,000 रुपए प्रति किसान को बांटने की बात जो करती है, ऋण माफी की बात नहीं, 6,000 रुपए प्रति किसान सालाना देने की बात करके जिस किसान को कोई देखने नहीं जाता था, चुनाव के समय ऋण माफी की बात करते थे, उस सरकार की नीयत पे अगर प्रश्न उठाते तो सब्सिडी में 80% सब्सिडी पे किसानों को सब चीज देने की बात करते हैं, तो उस सरकार की अगर नीयत में आप प्रश्न उठाते हैं तो निश्चित तौर पे एक बार देखना पड़ेगा कि तख्ते पे बैठे 70 साल की सरकारों ने किसान को किस हालत में ले दिया। जिस अन्नदाता पे पूरा देश गर्व करता है और जय जवान जय किसान का नारा लगा था, और वही अन्नदाता आज मजदूर बन के बैठ गया है, वो प्राइस मेकर नहीं प्राइस टेकर बन गया है। हम उसे प्राइस मेकर बनाने जा रहे हैं कि वो अपने उत्पादन का खुद दाम ये करे और प्राइस मेकर। ठीक है, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में उनकी बात कट गई। विनोद जी अपनी पूरी बात करिए। थोड़ी सी अंतर है, आप कुछ कह रहे थे कि 2 दिनों से, हाँ, कल और आज, हाँ, कल और आज 2 दिनों से मिलेगा। हमारे जितने भी संस्थापक सदस्य हैं सबको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है। हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो नेतृत्व जो सड़क पे है, इन किसानों की बात अगर आप नहीं सुनेंगे, ये समय है सुनने की उनकी बात, अदरवाइज आप नहीं तो 75 का आंदोलन आप याद रखें। सत्ताएं आती है और जाती है, किसान वहीं के वहीं रहते हैं, अपने खेत में अपना मेहनत करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करूंगा, हमारी बात सुन लें
एमएसपी को एक कानूनी स्तर दे दें, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सिर्फ ये प्रावधान कर दें। आपके माध्यम से नेहा जी, मैं फिर से इनसे निवेदन करूंगा दोनों राजनीतिक दलों से, आप एमएसपी को सिर्फ ये कह दें। चलिए, किसान सरकार पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, भरपूर कोशिश ये की जा रही है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए और इस कृषि बिल में संशोधन करवाया जाए, लेकिन सरकार पर कितना दबाव बनता है ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।